हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में तीन सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट डिस्कस करेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, 1919 एंड 1935 एक्ट। तो फ्रेंड्स, हम इसके बैकग्राउंड में जानने की कोशिश करते हैं। 1909 एक्ट में लाने से पहले, जो 1909 एक्ट में एक्ट लाया गया, उसके पहले क्या क्या इंसिडेंट। तो जैसा कि जानते हैं फ्रेंड्स, कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाता है, उसके विरोध में ये जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसके थ्रू एक जो बंगाल में आंदोलन स्टार्ट होता है एक्सट्रीमिस्ट और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पूरा विरोध किया जाता है, उस जो डिवीजन करने की कोशिश की जाती है कर्जन के द्वारा, उसका विरोध पूरे इंडिया में होने लगता है। उसके बाद जो बंगाल नेशनलिज्म का केंद्र बनता है, उसको भी तोड़ने की कोशिश कर्जन के द्वारा की जाती है। तो एक्ट उसके बाद आता है और उस सारे जो घटनाएं होती हैं उसके मूलभूत में को देखकर ही इस एक्ट को पास किया जाता है। इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय मिंटो वायसराय रहते हैं और गवर्नर जनरल रहते हैं, मॉर्लो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहते हैं। तो इस तरह से मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। और इस एक्ट में भी डायरेक्ट इलेक्शन होगा। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनाए जाते थे 1892 तक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था नॉमिनेशन के थ्रू। इसमें आप देखे होंगे, उसके थ्रू इसमें जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था गवर्नर जनरल द्वारा नॉमिनेशन कर के थ्रू, उसके बाद ये डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर बनाए जाएंगे। जो भी मेंबर होंगे डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होगा। इस तरह से ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड पॉपुलर एलिमेंट यूज होता है, जो पहली बार जो इस एक्ट के थ्रू ही होता है कि जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होगा। और इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो नाम होता है, उससे पहले जो चली आती है 1858 के बाद, उसको इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम दिया जाता है। और जो मेंबर होते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, पहले 15-16 हुआ करते थे, उसको बढ़ाकर 60 कर दिया जाता है। इस तरह से बड़े तौर पर रिप्रेजेंटेशन इंडियन का स्टार्ट हो जाता है। और जो मेंबर होंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव के जो प्रोविंशियल काउंसिल हैं उसमें भी मेंबर को बढ़ाया जाता है। और जैसा कि जानते हैं कि बंगाल को में के जो नेशनलिज्म का केंद्र बनता है, एक मुस्लिम हिंदू जो निकल कर आती है, जो डिवीजन का विरोध करती है, उसको तोड़ने के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड का प्रोविजन किया जाता है। मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत। तो इसे कम्युनिज्म का फादर भी कहा जाता है। मॉर्ले मिंटो को कम्युनिज्म का रिप्रेजेंटेशन देने में इन्हीं का हाथ है। इसी एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम कौन से एक्ट में आता है? तो 1909 एक्ट में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में। फादर किसे कहा जाता है? मॉर्ले मिंटो को कहा जाता है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का फादर मॉर्ले मिंटो है। और इसके तहत जो वायसराय के काउंसिल में होंगे, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होंगे, जो कार्यशैली में देखेंगे, इंडियन का पार्टिसिपेशन यहाँ स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा लॉ मेंबर जो बनते हैं इंडियन के वायसराय काउंसिल में शामिल होते हैं। प्रथम बार इंडिया कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होता है, जिससे में शासन चलाने में ये सबसे हाथ होता है वायसराय का, उसमें शामिल होता है। तो ये हम इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और इस एक्ट में ही बहुत सारे क्वेश्चन रेजुलेशन पास करने का और पूछने का अधिकार दिया जाता है, और इंडियन को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। इस तरह से बहुत सारे रेजुलेशन पास कर सकते हैं। कुछ भी सरकार का रूल रेगुलेशन उसका विरोध कर सकते हैं रेजुलेशन पास कर। इस तरह से इस एक्ट में अधिकार दे दिया जाता है। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंडियन का मिला, सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम को मिला, इस तरह से बांटने की रूल एंड डिवाइड कोशिश की जाती है ब्रिटिश के द्वारा सर्वप्रथम इसी एक्ट में। उसके बाद 1919 में एक्ट पास होता है, और 1919 एक्ट को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। उस समय सेक्रेटरी मॉन्टेग्यू रहते हैं, चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय बनते हैं।
और जो भी है सब्जेक्ट होता है उसमें डिवीजन किया जाता है। और प्रोविंशियल जैसे आज का सब्जेक्ट है सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट और ये कंकरेंट लिस्ट, उस तरह से पहली बार 1919 में डिवीजन किया जाता है। और वोटिंग राइट का प्रोविज़न इसी एक्ट में बनाया जाता है। कुछ लोगों को जो इनके जो नॉलेज पर्सन होते हैं, जिनका एजुकेशन गाइडलाइन बनाया, जो टैक्स पर देते हैं, उनको वोटिंग राइट भी दिया जाता है। इस तरह से ये डायरेक्ट इलेक्शन को बढ़ावा मिलता है, इसके थ्रू भी डायरेक्ट इलेक्शन और वोटिंग राइट्स के थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन होता है। वोटिंग कौन करेंगे? जो टैक्स चुकाएंगे, जो पढ़े लिखे होंगे वहीं वोटिंग, तो 10% वोटिंग राइट भी दिया जाता है इसके थ्रू। और इसी में एक ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम, डायरकी सिस्टम होता है प्रोविंशियल सब्जेक्ट में। ड्यूल डायरकी सिस्टम का शुरुआत प्रोविंशियल सब्जेक्ट में, प्रोविंस के जितने सब्जेक्ट होंगे, रिजर्व और ट्रांसफर लिस्ट, ये डायरकी सिस्टम स्टार्ट ड्यूल गवर्नमेंट का स्टार्ट इसी 1919 एक्ट में किया जाता है। तो 1919 एक्ट किसके? तो बाइकैमरलिज्म और डायरकी सिस्टम का स्टार्ट प्रोविंशियल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। और जो प्रोविंशियल सिस्टम होगा डायरकी के सिस्टम के तहत, वो दो पार्ट में डिवाइड किए जाएंगे, ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व किसके लिए? तो गवर्नर के होंगे और उस पर गवर्नर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो जो मन सो कर सकते हैं। और ट्रांसफर पर सबकी राय ली जाएगी। और बाइकैमरलिज्म सेंट्रल में होगा। बाइकैमरलिज्म आप सुने होंगे, विधानसभा विधान परिषद की शुरुआत। तो इस तरह से लोकसभा राज्यसभा जैसी है प्रोविजन। प्रथम बार बाइकैमरलिज्म का शुरुआत सेंटर में 1919 एक्ट के द्वारा किया जाता है। डायरकी प्रोविंशियल सिस्टम में किया जाता है। बाद में देखेंगे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया जाता है, सेंटर में डायरकी लागू कर दिया जाता है 1935 एक्ट में। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और लेजिस्लेटिव असेंबली के कुल मेंबर कितने किए जाते हैं? 140 मेंबर हो जाते हैं। और काउंसिल में 60 मेंबर, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें 60 मेंबर रिटेन किए जाते हैं। ये 100 साल पूरे होंगे तो इस पर एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो भी एग्जाम होंगे। तो 1919 एक्ट के 100 साल पूरे हो गए, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जिसमें इलेक्शन का प्रोविज़न किया गया फर्स्ट टाइम, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, 100 साल पूरा हो गया। और इसी एक्ट के थ्रू जो 6 मेंबर होंगे, उनमें 3 मेंबर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के होंगे इंडियंस होंगे। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियन को पार्टिसिपेशन 1909 में मिलता है। उसके बाद 3 मेंबर, जो 6 में से 3 मेंबर होंगे जो कमांडर ऑफ चीफ नहीं होंगे, क्योंकि कमांडर ऑफ चीफ वाइसराय के हाथ में रहेगा, तभी तो शासन अच्छा से कर पाएंगे। अभी अंग्रेज का राज खत्म नहीं हुआ, उनको अभी करना है आगे तक। 1947 तक वो राज करते हैं, तो जब उनके हाथ में सारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगा तभी तो करेंगे। और कमांडर इन चीफ जब उस सेना के अध्यक्ष होंगे, उनके ही वाइसराय एग्जीक्यूटिव होंगे, और इंडियन को नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से 3 मेंबर, 6 में से 3 मेंबर इंडियन को शामिल किया जाता है। और पब्लिक सर्विस कमीशन का भी स्टार्टेशन इसी एक्ट के थ्रू होता है। 1923 में आप देखेंगे इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम कंडक्ट हो जाते हैं इंडिया और लंदन में। उसके बाद 1935 एक्ट आता है। 1935 एक्ट में ही ऑल इंडिया फेडरेशन की यूज किया जाता है। जो प्रोविंशियल स्टेट होते हैं उनको, और जो प्रोविंसेज होते हैं, प्रोविंशियल स्टेट अलग होते हैं, जो ब्रिटिश प्रोविंसेज होते हैं उनको भी शामिल करके एक यूनिट बनाया जाता है। और जो फेडरेशन है उसको एक कर दिया जाता है, उसको एक फेडरल बना दिया जाता है, एक फेडरल सिस्टम लागू कर दिया जाता है। और 3 लिस्ट का डिवीजन होता है जो आज है, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जो 3 सब्जेक्ट होते हैं उसको डिवीजन किया जाता है। और जो एक्ट जो सेंटर का पावर है उसको डिवीजन किया जाता है, और उसके तहत ये सारी लिस्टों का प्रोविज़न बनाया जाता है। और सेंट्रल फेडरल लिस्ट में 59 सब्जेक्ट होंगे, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 होंगे, और कंकरेंट लिस्ट में 36 सब्जेक्ट आते हैं। इस तरह से इंडिया में आज भी कमोबेश 99 सेंट्रल में और 56-57 ऐसे 66 में स्टेट के लिए आज भी कमोबेश इसी आधार पर जो संविधान में मेंशन है, आज भी वैसा ही लिस्ट का प्रोविज़न बनाया है। और जो इस लिस्ट के बाद जो रेसिड्यूरी पावर होगा गवर्नर जनरल के हाथ में होगा, तो आज भी वो रेसिड्यूरी पावर गवर्नर के हाथ में ही भी आता है। और जो एक्ट डायरकी जो चली आ रही थी 1919 में, जो प्रोविंसेज में डायरकी ड्यूल सी गवर्नमेंट थी, उसको ख़त्म कर दिया जाता है और प्रोविंशियल को ऑटोनॉमी दी जाती है। ये क्योंकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट में आती है, उन बोलते हैं प्रोविंसेज को आज़ाद करो।
क्योंकि प्रोविंसेस बहुत उनको मदद करते हैं अंग्रेज को शासन चलाने में, तो इस तरह से उनको आज़ादी की डिमांड की जाती है। बाद में देखेंगे इंडिया आज़ाद होता है तो इसी प्रोविंशियल को ऑटोनॉमी दी, उसको आज़ाद कराने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, भोपाल में और भी सारे स्टेट को आज़ाद करने की, इंडिया में शामिल करने की कोशिश की जाती है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आज़ादी के बाद। इसी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने के कारण ऐसा होता है। और डायरकी जो सिस्टम है प्रोविंशियल से हटाकर सेंटर में कर लिया जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि डायरकी कब प्रथम बार यूज होता है, अब प्रथम बार डायरकी सेंटर में कब यूज होता है किया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंफ्यूज किया जाता है। और डायरकी जो सिस्टम प्रोविंशियल में आती थी उसको खत्म किया जाता है 1935 एक्ट में। और बाइकैमरलिज्म प्रोविंसेज में लगाया जाता है 1919 में पहली बार। बाइकैमरलिज्म जो स्टार्ट होता है सेंटर में, ये देखेंगे बाइकैमरलिज्म सेंटर में जो विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद जैसा सिस्टम आज भी है वैसा ही लागू किया जाता है। वो 6 प्रोविंसेज में बाइकैमरलिज्म सिस्टम लागू किया जाता है, 11 में से 6 प्रोविंसेज में। वो प्रोविंसेज कौन है? असम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास एंड यूनाइटेड प्रोविंस। आज भी कमोबेश ऐसा ही सिस्टम है लगभग। महाराष्ट्र, बंगाल में आज भी, बॉम्बे और बिहार और उत्तर प्रदेश में आज भी ये बाइकैमरलिज्म सिस्टम है। तेलंगाना में है और जम्मू कश्मीर में है। और इसी एक्ट के द्वारा एक फेडरल कोर्ट बनाया जाता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है। उसी तरह फेडरल कोर्ट बनाया। फेडरल कोर्ट मतलब दोनों का लिए कोर्ट का प्रोविजन इस एक्ट के द्वारा 1935 एक्ट के द्वारा किया जाता है। और जो काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर होते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि अब सरकार धीरे धीरे इंडियन को पार्टिसिपेशन देने लगती है, इंडियन के थ्रू ही सरकार चलाने लगती है। तो काउंसिल ऑफ इंडिया की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसको इस एक्ट के द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है। और जो भी बजट से का प्रोविज़न रहता है उसको सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट में अलग अलग बजट का प्रोविज़न किया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। और जो भी रिपोर्ट होता है उसका वर्किंग का, उसको एक रिपोर्ट देना पड़ता है। जो वायसराय होते हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, उनको रिपोर्ट भी करना पड़ता है। और जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको भी कंटिन्यू किया जाता है 1919 में। सिख, क्रिश्चियन इंडिया और एंग्लो इंडियंस को भी 1919 में दिया जाता है। इस तरह से देखेंगे इसमें भी प्रोविज़न बढ़ा दिया जाता है। वो इस एक्ट में भी 1935 में भी वो लागू रहता है। उसके बाद जो डायरकी जो सेंटर में लागू किया जाता है और जो फेडरल लिस्ट किया जाता है उसका प्रोविज़न 1935 में किया जाता है। और रिजर्व, फेडरल लिस्ट में रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट होते हैं। और जो ये कभी मतलब एक्ट नॉट इन फोर्स, कभी फोर्स में नहीं आया, कभी काम में नहीं आया। और जो सेपरेट इलेक्ट्रोड पहले से चली आ रही थी, 1909 में सेपरेट इलेक्ट्रोड मुस्लिम को दिया गया। 1919 में सिख, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन को दिया गया, क्रिश्चियन को दिया गया। और 1935 में डिप्रेस क्लास को, जो डिप्रेस क्लास से दलित थी, उसको भी दे दिया गया। उसके बाद वुमेन और लेबर को भी दिया गया। तो ये भी पूछा जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट वुमेन और डिप्रेस क्लास को, तो 1935 एक्ट में दिया गया। और वोटिंग राइट केवल 14% ही बढ़ी, 10% से 14% ही बढ़ी। अब वोटिंग राइट किसको प्राप्त था? तो जो प्रॉपर्टी टैक्स देते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी होता था या एजुकेशन होता था, उसी को वोटिंग राइट प्राप्त होता था। सबको वोटिंग राइट नहीं मिलता था उस समय। और जो प्रोविंसेज में थे पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसी एक्ट के द्वारा बनाया गया। फेडरल कोर्ट भी इसी 1935 एक्ट के द्वारा बनाया गया। तो ये सारी प्रोविजन आप याद कर सकते हैं। 1947 एक्ट में जो होता है उसमें इंडिया को आज़ाद करने के प्रोविज़न बनाया जाता है। और जो सेंटर और प्रोविंसेज होंगे वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे, उनका अपना अधिकार होगा, वो इंडिया में शामिल होना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं। और फिर उसके बाद जो वायसराय था उसको गवर्नर जनरल का डिजिग्नेट किया जाता है। और जो प्रोविंशियल गवर्नर होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्मल हेड होते हैं, नॉमिनल हेड होंगे, मतलब एग्जीक्यूटिव हेड नहीं होंगे। जो प्राइम मिनिस्टर जैसे होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, नॉमिनल हेड बनाएंगे। राष्ट्रपति या गवर्नर जो होंगे वो नॉमिनल हेड की तरह काम करेंगे। उसके बाद जो ड्यूल फंक्शन होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, लेजिस्लेशन का, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी। और जो भी डोमिनियन लेजिस्लेटर होगा वो सोवरेन बॉडी होगी। क्यों सोवरेन बॉडी उसी को बोलते हैं कि जैसे इंडिया अपने
खुद का अपना इसका अपना मोनोपली होगा, अपना कार्य शक्ति होगा, अपना निर्णय लेने का अधिकार होगा, अपने टेरिटरी के सारे कार्यभार इनके इंडिया के अधीन में आ जाएगा। और जो भी लॉज लगाएंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होगा, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन दिया जाएगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा बाद में 1947 में ही बंटवारा कर दिया जाता है इंडिया को, और इंडिया पूरी तरह से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है इसी एक्ट के द्वारा। और सोवरिन स्टेट दर्जा दिया जाता है, को चाहे तो कॉमनवेल्थ में शामिल हो सकता है। ब्रिटिश के जो कॉलोनियल रूल है कॉमनवेल्थ में, उसके थ्रू हाई कमीशन होते हैं, और जो बाद में जो कॉलोनियल रूल के नहीं होते वहाँ अम्बेसडर का अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन हाई कमीशन के जैसे पाकिस्तान में सुने होंगे हाई कमीशन हो, तो ये ब्रिटिश समय से ही चले जाते हैं, उसी प्रोविजन का यूज भी आज किया जाता है। इस तरह से 1947 में इंडिया आज़ाद होता है और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का स्थापना की जाती है, और भारत का अपना एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होता है, वही संविधान आज देश का तैयार करती है। तो इस तरह से हम फ्रेंड्स 1909, 1919, 1935 और 1947 एक्ट देखा, और जितने भी मैंने सारे एक्ट थे उन सभी के बारे में डिस्कस किया। और जो भी मुझे लगता है कि जितना मैंने डिस्कस किया आप अगर उतना ही करेंगे तो सारे जो यूपीएससी किसी भी एग्जाम का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो सॉल्व हो जाएंगे, आपको कहीं दिक्कत या किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, ये सारे एक्ट अगर पढ़ लेते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।